बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। और कल हमने देखा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई, यानी मौसम जो है वो तब्दीली की तरफ जा रहा है। तो बदलते हुए मौसम में एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे ही कोरोना और स्मॉग के खतरात अब बढ़ते चले जा रहे हैं, तो एहतियाती वाहिद हल है। अपने लिए बहुत सारी एहतियात कीजिए, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से मत निकलिए। आम तौर पर हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो ये बदलते मौसम में कल भी जिक्र किया था कि बच्चों के लिए खुसूसी एहतियात होती है, घर में बड़े बूढ़ों के लिए खुसूसी एहतियात होती है। और अब जब कोरोना की शिद्दत जो है वो हम देख रहे हैं ज़्यादा होती चली जा रही है, तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए इक्वली एहतियात ही एक वाहिद हल है। प्रोग्राम में आगे चल के मौजूदा सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि किस कदर इस पर जो है वो हुकूमत एक्टिव नज़र आ रही है, अवाम का क्या रोल है और केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं। स्मॉग की सूरत हाल क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। जुनेद हमारे साथ मौजूद है। जुनेद बताइए, वेदर अपडेट्स क्या हैं, आज कोई बारिश के इम्कानात हैं? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर का मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है और शहर में बारिश का कोई इम्कान जो है वह ज़ाहिर नहीं किया गया। लेकिन शहर में जो ठंडी हवाएं चल रही हैं वो 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानब अगर स्मॉग की बात की जाए तो पिछले दिनों मौसम जज़वी तौर पर अबरआलूद था तो स्मॉग जो है वह कम हो गई थी, लेकिन आज जो है वह स्मॉग ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक स्मॉग जो है आइंदा दिनों में मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। और आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 330 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए जो है इंतहाई मौज़र है। और दूसरी जानब अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त 83%, जबकि शाम के वक्त जो है 70% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक मौसम तो खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ साथ जो है वो शहर में आइंदा दिनों में जो है वो धुंध पड़ने का भी इम्कान है। धुंध के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। जुनेद बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल जुनेद बता रहे थे। शहर की सूरत हाल हम डिस्कस कर लेते हैं और शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पहली खबर हमारे पास क्या है जी, कोरोना और डेंगू के साथ स्मॉग और आलूदगी, डेप्टी डायरेक्टर सुई नॉर्दर्न भी वायरस का शिकार। सुई नॉर्दर्न में नया बहरान, घरेलू सारिफिन को गैस कनेक्शन देने के लिए मीटर्स खत्म। वर्क ऑर्डर भी बेकार, शहर के 83 तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू ना हो सका। प्राइस कंट्रोल और एसओपीज की मॉनिटरिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर्स के छापे। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हसन इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। हसन, बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं, आज मेरे ख्याल से पहला दिन है और कल हमने बच्चों के भी तासुरात दिखाए और वो जो डिफरेंट सोशल मीडिया पर मीम्स भी आप देख रहे होंगे, क्या कहेंगे आप एज अ पेरेंट, कैसी आपको ये लग रहा है? एज अ पेरेंट तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई ना, हमारे पे आ गई सारी टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि अब आप बच्चों को सुबह सुबह उठाएंगे भी, उनको बिठाएंगे। अच्छा, बड़ा मुश्किल है ये बच्चों को ऑन स्कूल ऑफ स्कूल के दरमियान, छोटे बच्चे जो बहुत हैं, मतलब जो क्लास 1-2 के उम्र के हैं, उनके लिए तो मुश्किल है। वो तो चाहते हैं, जो उनको आदत पड़ गई थी दोस्तों के साथ स्कूल में दोबारा खेलने की, तो अब उनको कैसे वो प्रोवाइड किया जाए। लेकिन ठीक है, अगर आप असल में बात ये ना इसमें देखने की थी कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो रिपोर्ट ही नहीं कर रहे थे अपने टीचर्स जो उनके कोरोना हो रहा था उनको, बिल्कुल उसके बारे में, तो फिर वो एक ऑटोमेटिकली एक डेंजर बना हुआ था ना। तो ठीक है, मसाइल हैं, लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे थे। असल में स्कूल्स का मसला है ना, वो जिनकी बिजनेस की प्रेमिसेस हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्फॉर्म करें बाकी सबको कि ऐसा हो गया। और लाहौर के कई बड़े स्कूल्स हैं जो बंद किए गए, जिनके कुछ कैंपसेस बंद हो गए क्योंकि वहां पे केसेस थे। असल में जिस वक्त माँ बाप को पता चल जाएगा, फिर माँ बाप इंसिस्ट करते हैं ना स्कूल को फोन करके कि अगर आपके पास ये केस है तो आपने हमें बताया क्यों नहीं, हम अपने बच्चे को नहीं भेज रहे, तो इवेंचुअली वो यहाँ तक आना ही था।
खैर, अब बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। कोरोना और डेंगू के साथ स्मॉग का खतरा भी है, आलूदगी बढ़ती चली जा रही है और अब हम डिफरेंट डिपार्टमेंट से ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि फलां बंदा कोरोना का शिकार हो गया फलां। और अभी रिसेंटली जब मैं शो के लिए आ रही थी तो मैंने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोरोना वायरस का शिकार। कल तक उनका वो शक था, उन्होंने टेस्ट कराया था, तो मेरा ख्याल है वो अपनी अब जो बैंक की उनकी मंगनी है उसकी तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे। बात यह ना कि इट्स रियल, बहुत मतलब हम लोगों को शायद अंदाजा नहीं होता जब तक हमारे कोई बहुत करीबी किसी को ना हो जाए, वो खुदा ना खास्ता बहुत सीरियस कंडीशन में ना चला जाए, तब तक हम इस बात को सीरियस नहीं ले रहे। तो कोरोना की जो वापस जो रिसर्जेंस है वो बहुत ज्यादा है, पिछले कुछ दिनों से डेथ्स भी इंक्रीज हो रही हैं और जो रेट जिस तरीके से जा रहा है, मुझे तो लग रहा है शायद इस बार जो फरवरी मार्च वाला साल था जब शुरू हुआ था ये, उससे ज्यादा खतरे की तरफ हम जा रहे हैं, तो लोगों को ख्याल करने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज जो कल मैं नोटिस कर रही थी, मतवातर हमें ये बताया जाता था कि इतने टेस्ट हो रहे हैं, इतने पॉजिटिव आ रहे हैं, इतने नेगेटिव आ रहे हैं, ये टेस्ट कितने हो रहे हैं, ये अब उस तरह से चीजें मंजर आम पर नहीं आ रही। देखिए ना, एक पिछली दफा तक तो हमारी कैपेसिटी हमने सुना था कि 1 लाख की हो गई भी है, लेकिन हमारी टेस्टिंग अभी भी तकरीबन कुछ थाउजेंड्स में। इशू ये है ना कि वो टेस्ट महंगा है, तो हम लोगों ने चूंकि पैसे खर्चने पड़ते हैं उसके ऊपर, अब अगर आप प्राइवेट कराएं तो वो 8,000 रुपए का टेस्ट है, तो यकीनन गवर्नमेंट को भी वो टेस्टिंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसकी कॉस्ट आती होगी। तो वो शायद स्मार्ट टेस्टिंग की तरफ चले गए थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि इंस्टेड ऑफ मैस लेवल टेस्टिंग जो दुनिया में कई ममालिक में की गई, मतलब मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हैं, हमने ये किया कि हम उसको जिस तरह लॉकडाउन करते रहे कि उन इलाकों में हम टेस्ट करते रहेंगे। लेकिन देखिए इसमें बड़ी खतरनाक बात है जो आपने बात की, अच्छा आपने कर दी, कि एक गवर्नमेंट का इदारा है कोई, उसके अंदर एक शख्स को कोरोना हो गया, उसने अपना प्राइवेट टेस्ट कराया, उसका रिजल्ट आ गया, वो पॉजिटिव हो गया, उसने अपने दफ्तर को बता दिया। अब ये तो दफ्तर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सरकार का इदारा है कि वो हेल्थ वालों को रिस्पॉन्स बताए, क्योंकि इवेंचुअली तो वैसे उसका डेटा चला जाएगा, लेकिन उसमें लैग है। मतलब जो प्राइवेट आपने टेस्ट कराया, वो जो लैब आपका डेटा देती है उसकी हेल्थ को, उसके अंदर एक लैग है 4, 5, 6 दिन का, वो आप तक आते आते। तो उसके बारे में सवाल ये था कि उनको कराना चाहिए था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारी इदारे की, वो नहीं टेस्ट करवाते। बल्कि जब उनके पास टीम गई, तो मैं आपको एक्चुअल वाकया लाहौर का बता रहा हूँ, जब उनके पास टीम गई तो उन्होंने उनको एडमिन वालों ने कहा जी हमने तो सारों को टेस्ट करा लिया, विच एक्चुअली वाज अ लाई, नॉट अ सिंगल पर्सन वाज टेस्टेड आफ्टर दैट पर्सन वाज टेस्टेड पॉजिटिव एक दिन पहले। तो इस हद तक जिम्मेदारी तो इस हद तक है ना, तो ये जब हम इस तरीके से करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज ही करेगा, हम उसको सीरियस ही नहीं ले रहे। सही। अच्छा, अब स्मॉग की तरफ मैं आऊंगी, डेंगू की तरफ आऊंगी, लेकिन कोरोना से जुड़ी खबरें कुछ हमारे पास ये हैं जी। तालीमी इदारे बंद, पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहानात का शेड्यूल बरकरार। अब ये जो चीजों में थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट में कहूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ आपने स्कूल बंद कर दिए, दूसरी तरफ तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान हो रहा है। उम्मीदवार जो है वो परेशान नजर आ रहे, क्या कहेंगे हसन? देखिए ना, इसमें ये पॉलिसी जिसने बनाई थी उनको ये सोचना चाहिए था कि सारा कुछ बंद है। वैसे तो जो फेडरल मिनिस्टर साहब थे उन्होंने भी यही बड़ा क्लियरली कहा था, और प्रोविंशियल मिनिस्टर ने भी कहा था कि सब कुछ बंद हो जाएगा, तो पता नहीं क्यों खुले में। मेरा ख्याल है एक MCAT को टेस्ट भी है मेडिकल का, उसके बारे में भी चल रहा है कि वो भी हो रहा है, उसमें भी हजारों लोग के करीब जो हैं वो अपीयर होंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप स्कूल्स बंद कर रहे हैं तो आप सेफली तो इन टेस्ट को नहीं करवा सकते, या अगर आप करवा सकते हैं किसी ओपन एयर में 6-6 फुट पे लोगों को बिठाकर तो करवा लें, अगर नहीं करवा सकते तो लोगों की जिंदगी को मत खतरे में डालें, इसको डिले कर दें। अल्लाह ने खैर किया तो 2-4 महीने तक तो हमारी मेरे ख्याल जान छूटी जाएगी। तमाम तालीमी सरगर्मियां आपने रखी है। सेकेंडली, कल हमने देखा फिरोजपुर रोड पर भी एहतजाज किया गया स्टूडेंट्स की जानिब से। अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अगर तालीमी इदारे बंद हैं तो वो फीसें पूरी नहीं दे सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम जो है वो आप कह रहे हैं तालीम आपने जो है घर बैठ के ऑनलाइन हासिल करनी है, लेकिन तालीमी इदारों की बंदिश पर ये जो फीसें वसूल की जा रही हैं इस पर कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। आपने कम देनी है, फीसें पूरी देनी, कुछ ऐसा वाज़ेह नहीं किया गया। ये पिछली दफा जब हमने ये शुरू हुआ था, मतलब इसी साल के शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था, तब तो कुछ स्कूल्स ने फीस कम की थी। मेरा ख्याल है 20% कुछ ने किया, कुछ ने 10% किया, कुछ ने नहीं भी किया। अब यहाँ पे वो मसला है ना, वो जो फाइनेंशियल इशू है, जो प्राइवेट स्कूल मालकान है वो ये कहते हैं कि जनाब जब ये स्कूल हम बंद कर देते हैं तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं वो हमें फीस ही नहीं देते। बिल्कुल, मतलब उनका तो फिगर अगर उनसे सुने तो वो कहते हैं अबाउट 30 से 35%। बताइए, यहाँ पर कुछ हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आती है। तमाम स्कूलों के लिए हम कोई एक रूल क्यों नहीं रख सकते? जिसका जितनी दिल चाहता है वो फीस कम ले रहा है, जिसने नहीं लेनी वो नहीं कुछ कर रहा, ये हर कोई यहाँ पे। अच्छा, असल में ना इसमें एक छोटी सी बात है कि आप ये तो जरूर कर सकते हैं कि आप इतने % ऑफ द फीस जो आपकी है वो आपकी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस थे, यानी कि स्कूल के अंदर बिजली का खर्चा है या इस किस्म की चीजें हैं, उसकी मद में जो पैसे बनते हैं वो स्कूल कैलकुलेट करवा सकती है गवर्नमेंट, और वो उनसे कहा जा सकता है। लेकिन आप प्राइवेट इदारों को कैसे कह सकते हैं कि वो फीस कितनी लें या कितनी ना लें? तो ये एक जरा थोड़ा मुश्किल। दूसरी, आपने ऑनलाइन एजुकेशन वाली बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो ये है कि चले लाहौर की हद तक तो लोगों के पास फिर भी कुछ एक्सेस है इंटरनेट का,
लेकिन जो प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं जिनके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो जो है उस पर ध्यान नहीं दिया स्कूलों ने। वो बिल्कुल बात मैं बिल्कुल इन बच्चों की बात से एग्री करता हूँ। मैं खुद इससे गुजरता हूँ, मेरी जो बेटी का स्कूल है वो उनको मैं खुद फोन कर करके परेशानी से बताता रहता हूँ कि भैया वो लिंक नहीं चल रहा, वो लिंक नहीं चल रहा। ये इस तरह है ना कि फिर अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप सारा वक्त पेरेंट्स सर पे बैठा रहेगा। वो बेचारा गरीब ना अपनी नौकरी कर सकता है ना वो काम कर सकता है। स्कूल का जो काम है वो फीस आपने स्कूल वालों को देनी है, पढ़ाना अपने बच्चे को खुद है। तो ये इशू है। उसके अंदर ये है कि कुछ सरकारी स्कूलों के अंदर जहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, उन्होंने ये बनाया कि आप एक दिन आया करेंगे स्कूल, पिछले हफ्ते का सबमिट करके होमवर्क नया लेके जाया करेंगे। तो शायद इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। लेकिन पॉइंट ये कि हमें सोचना तो चाहिए था, नहीं हमारी अपनी भी गलती है, हम कर सकते थे, हमारे पास टाइम था, 7-8 महीने से हम इससे गुजर रहे थे और हमें पता था कि रिसर्जेंस आनी है क्योंकि दुनिया भर में आ रही थी। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए था, लेकिन हमने कुछ तैयारी हमारी प्रिपरेशन ऐसी रहती है। आपके सामने स्मॉग की सूरत हाल है और हमने अपने नाज़रीन को बताया कि स्मॉग जांचने वाले आलात ही नकारा पड़े हैं, सिर्फ 1 या 2 आलात ठीक है और अब 400 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। वो तो मानते ही नहीं ना, गवर्नमेंट वाले तो इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को मानते ही नहीं। जो प्राइवेट लोगों ने बेचारों ने लगाई हुई अपने घरों में, जो लोग चीखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे कि कहीं 500 दिखा रहे हैं, कहीं वो 400 दिखा रहे हैं, उनकी तो गवर्नमेंट कहती है कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो मीटर है ये है ही नहीं ठीक। तो वहां पे तो वो हो गया। आपके प्रोग्राम में पिछले हफ्ते बात हो रही थी तो एक एनवायरमेंट डिपार्टमेंट भी ऐसा था जिसका बजट जो है वो इस्तेमाल ही नहीं किया गया। बिल्कुल ऐसे ही पिछले 5-6 महीने के अंदर तो होंगे। तो ऐसे ही होना था ना। और दूसरी बात ये देखिए, स्मॉग की बहुत सारी रीजंस के साथ हमारा अपना भी कसूर है, मतलब इन द सेंस कि इदारों का कसूर था। शहर के अंदर जब ये गाड़ियां, ये मोटरसाइकिल्स की इकट्ठी हो रही थी, आपको पता है कि 2005 में लाहौर के अंदर 11 लाख ऑटोमोबाइल्स थी, बाइक्स, गाड़ियां या रिक्शे सब मिलाकर, और ये 2020 के अंदर जो नंबर है ये 65 लाख का है। क्या आप खुद सोचें कि 50-52 लाख के करीब आपने पिछले 15 साल में इस शहर के अंदर ऐड कर दिया, ग्रीन कवर हमने शहर का कम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर यही होना था ना जो हो रहा है। और इसके लिए काम कोई नहीं कर रहा। ये सिर्फ अभी हम अखबारों में बात करेंगे और हमें हालात भी नजर आ रहे हैं कि सिर्फ जबानी जमा खर्च वाले हैं। जिस दिन बारिश हो जाती है कुछ सिचुएशन आपको कंट्रोल लगती है, वो अल्लाह ताला की रहमत। कुछ मौसम जो है वो जब हमारा खुल जाएगा ये जनवरी के एंड तक जाके फरवरी तक, तो कुछ ये स्मॉग वहां से कंट्रोल हो जाए, हमें नजर नहीं आएगी। बारिश होगी तो क्रेडिट इनके पास चले जाएगा, कहेंगे कि अच्छी हुकूमतें होती हैं तो बारिश होती है। खैर नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। बिलावल भुट्टो ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं और बिलावल भुट्टो मुल्तान जलसे से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। तमाम सियासी सरगर्मियां उनकी जानिब से मुअत्तल कर दी गई हैं और मुल्तान जलसे के हवाले से डिसाइड ये किया गया है कि वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये पैगाम जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने के बारे में भी बताया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। तमाम सियासी सरगर्मियां उन्होंने फिलहाल मुअत्तल की हैं और मुल्तान जलसे के हवाले से उन्होंने ये बताया है कि वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। जी तो नाज़रीन, हम खबर आपने जानी। ये चीजें डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आपको बताते रहें कि हर दूसरा बंदा जो है वो कोरोना का शिकार होता चला जा रहा है, तो आपने एहतियात किस तरह से करनी है। रश वाली जगहों पर अगर जाना है तो कम से कम आप मास्क जरूर पहन के रखें, जहां रश ज्यादा है उस जगह पे ना जाएं। खैर, अगली खबर हमारे पास है सुइनौदन से, जहां पर नया बहरान, घरेलू सारिफीन को गैस कनेक्शन देने के लिए मीटर्स खत्म। कल खबर ये थी कि जो घरेलू सारिफीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि गैस नहीं आ रही। उससे एक रोज कबल की अगर खबर आपके साथ शेयर कर लें तो खबर ये थी कि गैस के नर्ख महंगे हो गए हैं। ये एक सीरीज चलती आ रही है हसन, मुझे लगता है कि नहीं जी, गैस सही, आप बिल्कुल ठीक कह रही, कोई गैस नहीं है। खतरनाक बात यह है कि रात 10 बजे करीब गैस बंद कर देते हैं, गीजर सारे घरों में सर्दियों की वजह से ऑन होते हैं। सुबह जिस वक्त रात कोई 5-6 बजे करीब गैस वापस आती है तो वो गीजर का पायलट तो ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होता, वो सारी गैस फैली होती है। तो अगर आप रात को भूल जाएं अपना गीजर बंद करना तो सुबह वो फटक भी कर सकता है, फट सकता है, वो खतरनाक बात। दूसरी बात ये कि वो इन्होंने मंगवाई नहीं ना। अब मसला ये है कि ये पिछली हुकूमत को बुरा भला कहती रहती है हुकूमत, और ये अच्छा तरीका कार है कि कहते हैं सब पिछलों का कसूर था, मिल गया अपने ऊपर से जिम्मेदारी। हाँ, कोई सब पिछलों का कसूर था। लेकिन ये बातें पुरानी होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग तंग आ गए, लोग तो तंग आ गए, लेकिन हुकूमत रिपीट कर करके तंग नहीं है। अगर आप ये कह रही हैं तो आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। आप उनसे कभी भी बात करके देखें, वो कहेंगे जी पिछलों। तो ये इन्होंने मंगवाई नहीं है LNG, सस्ते कॉन्ट्रैक्ट थे, अवेलेबल थे, इन्होंने उनको पिक नहीं किया, वो खुद इन्होंने शॉर्टफॉल बनाया। अगर आप देखें इनके खिलाफ तो खबरों में टेलीविजन के ऊपर भी चल रही हैं ये बातें कि जो पावर जनरेशन भी है वो भी हम LPG से सस्ती कर सकते थे LNG से जो मंगवा कर, तो इन्होंने जो LNG है वो नहीं मंगवाई और उसको
जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर ये चलाते रहे, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी यही है। अब मसला ये है कि इनके पास गैस है नहीं, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर की गैस है वो ये इंडस्ट्रीज को डाइवर्ट कर देते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए जो एलएनजी मंगवानी थी वो इन्होंने मंगवाई नहीं हुई, तो इसलिए वहां पे तो वो हो गया। अच्छा, वो मीटर की बात भी वहां लिखा हुआ है उसके अंदर के जी उनको याद ही नहीं रहा, कोरोना की वजह से इंपोर्ट कर रहे थे तो उन्होंने सोचा शायद मीटर लगेंगे नहीं। का बहाना मिल गया, लेकिन हमेशा से गैस कनेक्शन लेना लोगों के लिए एक बड़ा मसला है। मैं हैरान था इसी बात पे कि यहाँ इसमें लिखा हुआ खबर में कि लोगों को मिल नहीं रहे, बेचारे लोगों को तो पहले साल उम्मीद नहीं होती, सिफारिशें करवाते हैं लोग गैस का कनेक्शन लेने के लिए, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन हो उसके अंदर से भी कनेक्शन लेते हुए लग जाते हैं। नहीं, लेकिन ये देखिए ना ये कितनी बेवकूफों वाली बात है, आपको पता नहीं था आपकी डिमांड है, आपने इतने मीटर हर साल लगाने होते हैं, ठीक है। एक और दरमियान में एक इतना अच्छा पीरियड आया था जब सब कुछ एक्टिविटीज खुली हुई थी, तो आप तब इंपोर्ट कर लेते, दुनिया में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चल रही है, वो इतना क्लोज शुरू में बिल्कुल जब दुनिया बंद हुई थी इनिशियली फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर, तब शायद इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर असर पड़ा था, लेकिन अब तो वो सब कुछ खुल चुका है, प्लानिंग ही कोई नहीं है, ना एलएनजी की प्लानिंग है ना मीटर की प्लानिंग है। वैसे और जब आपके पास हालात ये होंगे कि आपके पास पीछे इतनी बड़ी तादाद पड़ी है मीटर्स लगाने की और आगे से लोग दरख्वास्तें देते जा रहे हैं, एक बात ये भी है ना कि हो सकता है हम कह रहे हैं प्लानिंग नहीं है, लेकिन हो सकता है उनकी अच्छी प्लानिंग हो, उनको पता है कि जब गैस ही नहीं है देने के लिए तो फिर हम क्यों हमें मीटर मंगवा के कर लगाते हैं। अच्छा हसन, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपके पास पहले से ही बेतहाशा दरख्वास्तें हैं, अभी जिन दरख्वास्तों पर फास्ट ट्रैक की अगर हम बात कर ले उन पर मीटर नहीं लग सके, तो ये जो दरखास्तें धड़ाधड़ ली जाती हैं, कनेक्शन के पैसे ले लिए जाते हैं, इसको ही रोक दे खुदारा। लोगों को आज तो उम्मीद तो ना रहे कि हमने दरख्वास्त दे दी है, फीस जमा करा दी है, तो अच्छा आज लग जाएगा कल लग जाएगा। आप पकड़ के पैसे लोगों से लेते रहते हैं और कुछ अंदाजा नहीं होता लोगों को। अच्छा, वैसे जिनके लगाने होते हैं ना मीटर ना, उनका रातों रात लगा जाते हैं। मेरे खुद एक्सपीरियंस है कि एक दफा मैं अपने घर के इलाके में सुबह सुबह निकला ऑफिस आने के लिए, तो मैंने देखा कि वो खड्डा खुदा हुआ था। मैंने पूछा ये रात को क्या हुआ यहाँ पे, तो पता चला जी कि वो 2-4 घर हैं, उनको मीटर कनेक्शन देना था, तो वो रातों रात दे दिया। पॉइंट ये है कि हमें पता है कि हमारे पास डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को देने के लिए गैस नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इनको एप्लीकेशन लेनी चाहिए, रिफ्यूज कर देना चाहिए ताकि लोग अपनी तैयारी करें। एट सम पॉइंट अनदर 5 years डाउन द लेन हमें इस तरफ जाना पड़ेगा कि हम घरों में एलपीजी पे वापस जाएंगे, क्योंकि इतनी गैस होगी नहीं। ये इंपोर्ट किया नहीं करेंगे क्योंकि वो इंपोर्ट डॉलर्स में होती है, तो मसला ये है कि जी अब इंपोर्ट कैसे करें हम डॉलर्स के अंदर, डॉलर्स बाहर से। अब ये देखें ना, वो जो बैलेंस ऑफ बनाया हुआ इन्होंने वो ट्रेड का, जो बड़े फेडरल गवर्नमेंट बड़ा बताती है, वो उसी तरह तो बना है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप इंपोर्ट ही ना करें, तो क्या जब आप इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो उसके डॉलरों में पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की बंद कर दें, इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट कर दें, सबको खुश तो नहीं रखा जा सकता। अच्छा, अब आ जाए गैस चोरी, एक बहुत बड़ा मसला है, उस पर किसी भी तरह से हम काबू नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? आप मेंशन कर देते हैं फलां जगह पे कार्रवाई हुई, फलां जगह पे सुई नॉर्दर्न की टीम पहुंची है, लेकिन उन्हीं जगहों पर दोबारा से आप देखते हैं गैस चोरी की जा रही होती है। अब इसके पसे पर्दा क्या मुहरकात हैं? वो उनके साथ मिले हुए होते हैं सारे अफसरान, अमीर अमीर लोग हैं, मीटर रीडर जो होते हैं गैस के, कई इतने बड़े बड़े कोठियों और इसका खमियाजा भी भुगतना किसे पड़ता है? घरेलू सारिफीन को। या तो वो उसी इलाके के अंदर से हो रही होगी तो वो उसका प्रेशर कम होता है। लोगों ने तो कंप्रेसर्स लगाए हुए हैं और पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है गैस के साथ, तो लोग बहुत इस किस्म काम कर रहे हैं। वही बात है ना कि 100 घरों को या 50 घरों को या एक बड़ी इंडस्ट्री को कनेक्शन ऐसे तो नहीं लग जाता ना, मेन लाइन के साथ उसको लगाने के लिए रात को खुदाई करनी पड़ती है, चुप चुपीते कोई काम नहीं हो सकता। तो जो लोग होते हैं वो उनके साथ मिले हुए पैसे खा लेते हैं इदारे वाले, और हमसाया वगैरह भी जो है वो चुप रहते हैं उस वक्त। बाय द टाइम उनको अपना नुकसान होना शुरू होता है तब उनको ख्याल आता है कि देखें जी ये इन्होंने ज्यादती कर दी हमारे साथ, यहाँ पे इन्होंने किसी का कनेक्शन लगा दिया। लेकिन देख, मैं आपको ऐसा ना एक बात बताऊं, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को, मैं अपने घर वालों को भी बात समझाता रहता हूं कि इवेंचुअली 5-6 years डाउन द लेन आपको सबको एलपीजी लगानी पड़ेगी दोबारा, तो आप मेंटली तैयार रहें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तो हम हर सर्दियों में एक्सपीरियंस करते हैं, और अब तो हालात इतने बुरे हो गए हैं कि आपको बिल भी ज्यादा आएंगे क्योंकि गैस का नर्ख बढ़ा दिए गए हैं, आपको गैस के लोड शेडिंग का सामना भी रहेगा, परेशानी भी रहेगी, और फिर इन दी एंड आपको कोई इंतजाम खुद से करना पड़ेगा क्योंकि इदारे ने अभी से हाथ खड़े कर दिए हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। वर्क ऑर्डर भी बेकार, शहर की 83 तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू नहीं हो सका। जी हसन, क्या कहेंगे? अच्छा, हम आम हालात में कहते रहते हैं कि जो नून लीग है उनके एमपीएस का काम नहीं होता। ये इस खबर के अंदर लिखा हुआ है कि ये सारी जो वर्क ऑर्डर्स हैं ये इनके एमपीएस के हैं, पीटीआई के, एमएनएस के हल्के हैं और इनके टिकट होल्डर्स के हल्के हैं। जो लोग अपने लोगों का काम नहीं करवा सकते वो किसी और गरीब आदमी का क्या काम करवाएंगे? आप सोच रहे हैं। हट रही हूँ, कल इफ्तिताह होने वाला था वो उसका अंडरपास का हमने अपने शो में ब्रेकिंग की, दुरे नायाब ने सारे हालात दिखाए, वहां पर क्या हालात है, काम हो रहा था, और हमने इफ्तिताह की खबर जो है वो एकदम पहले से ही कह दिया कि जी हम इफ्तिताह कर देंगे, वजीर आजम आ रहे हैं और इफ्तिताह होगा। लेकिन कुछ ही लम्हात बाद, तकरीबन कोई गालिबन आधे घंटे बाद जी कह दिया गया इफ्तिताह मुलतवी कर दिया गया है। अब देखें ना, बेचारे वजीर आजम का मेरा ख्याल है ये तीसरा दौरा लाहौर है जिसमें उनको
उनको उम्मीद दिलाई गई कि वो सेंट्रल पास का इफ्तार करेंगे और वो इफ्तार नहीं कर सके। वही है ना, देखिए उसके अंदर खबर, देखिए एक तो गलत बात है कि जो उनके हारे हुए टिकट होल्डर हैं उनको किस खुशी में फंड जारी किए गए काम करवाने के लिए, ठीक है, चलें अगर आपने कर ही दिए, मैं इसमें ये नहीं इसलिए एतराज करता कि चलें किसी आवाम की गली बनेगी ना, आवाम का ही काम होगा, किसी वहां लोग जो रहते होंगे वोटर एक पार्टी का हो दूसरे का है तो लाहौर का शहरी, तो काम हो जाना चाहिए उसका, लेकिन करवाएं तो सही ना। इसको कोरोना की लहर से क्यों इसको रिलेट किया जा रहा है, मेरी समझ से बाहर। पता नहीं, देखें चूंकि कोरोना के अंदर ना तो कोई चीज बंद है हुई है पिछले कुछ 4 महीने के अंदर तो सब कुछ खुला रहा है, वज़ीर साहब मुसलसल कह रहे हैं कि कुछ बंद होगा भी नहीं, तो कोरोना के अंदर काम रुकना, कंस्ट्रक्शन का काम रुकना या इस किस्म के काम रुकने की तो कोई रीजन नहीं है। वही बात है ना कि मैंने आपको कहा विल ही कोई नहीं है उनकी, बस उन्होंने कागजों में प्रूव करा दिया, अल्लाह खैर सलाह। लेकिन इससे एक बुरी बात ये नजर आती है कि जो लोग अपना नहीं काम करा सकते, यानी कि अपने 6 या 7 हैं उनके हलकों में काम नहीं हो सकता, उनके एमएनएस के हलकों में नहीं हो सकता, तो बाकी 23 बेचारे क्या करेंगे। माजी से रिलेट करना चाहूंगी, बहुत प्रायोरिटी पे ये चीजें हल की जाती थी, गली मोहल्लों के मसाइल, ये जो तरक्याती स्कीमें थी, और लोग एक्चुअली हम देखते थे कि इस मामले पे खुश भी हमें नजर आते थे। उमर, क्योंकि हमें इस तरह गली मोहल्लों की खबरें यूनियन काउंसिल की सतह पर क्या क्या अगर देखिए छोटे छोटे मामलात हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स शहरों में होते रहते हैं, लेकिन जो छोटी गली है जो उसके अंदर कोई नालियां होती हैं, कुछ इस किस्म का सीवरेज का काम है, और उसके अलावा टफ टाइलिंग बहुत ज्यादा इलाकों में की गई। लाहौर शहर के बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहां बहुत ज्यादा पक्की सड़कें दी गई। देखें, हालांकि जिन लोगों ने सोचा ही नहीं, उनकी गलियों में पानी खड़े रहते थे, कच्ची गलियां होती थी, वो कई जब बारिश हो जाती थी तो निशेबी इलाके थे, पानी खड़ा होता था, तो लोग बेचारे अपने घरों को जाने के लिए तंग होते थे। तो कई इलाकों में काम हुआ और होते रहना चाहिए, लोकल डेवलपमेंट है। असल में वैसे ये काम एमएनए एमपीए का नहीं है, ये एक लोकल काउंसलर का और एक लोकल नाज़िम के लेवल के काम है जो वहां पे होने चाहिए। और खान साहब वादा भी करते थे कि इस तरह पार्टी के जो टिकट होल्डर्स हैं उनको डेवलपमेंट फंड नहीं दिए जाएंगे, दें, लेकिन दें, मैं तो कहता हूं कि किसी का काम कर दें, लोगों का काम कर दें। ये तो शेयर कर रहे हैं कि तरक्याती स्कीमें इल्तवा का शिकार है। गालिबन बल्दियाती इलेक्शन एकदम मेरे ज़हन में आ गए, वो कहाँ, वो नहीं करवा सकते यहाँ पर ये, क्योंकि वो जब तक इनको यकीन नहीं होगा कि वो जीत जाएंगे तब तक नहीं करवा, और वो यकीन होना नहीं, मतलब कम से कम ये सेंट्रल पंजाब की जो बेल्ट है इसके अंदर तो इनको नहीं वोट मिलेंगे, बाकियों का मुझे पता नहीं। और अगर वो लाहौर हार गए तो बड़ी मतलब खफकी की बात होगी। और फिर हालात अगर ये रहेंगे तो फिर किस तरह से आपको नजर आ रहा है कि लोगों के छोटे छोटे मसले ही नहीं हल हो पाएंगे, तो आप किस तरह से बल्दियाती, आप सोचे ना, मैं हैरान हूं, हम आम हालात में एमएनए एमपीए से बात करते हैं नून लीग वालों से, तो वो कहते हैं यार हम क्या करें, हमारे पास तो हमारी तो कोई सुनता भी नहीं ना, हमें कोई फंड देता है। मैं हैरान हूं कि जो एमपीएस होंगे पीटीआई की या टिकट होल्डर भी हैं, वो अपने लोगों को क्या जवाब देते होंगे जब वो कहते होंगे यार ये गली 2 महीने हो गए हैं, 4 महीने का आपने वादा किया हुआ, साल का वादा किया हुआ, ये पूरा नहीं हो रहा, तो वो उनको क्या बहाना बनाते होंगे, क्या रीजन देते होंगे कि हम नालायक हैं या हमारी कोताही है, होंगे ना, फंड्स नहीं है नून लीग की हुकूमत, तो फंड्स ये लिखा तो हुआ है कि अप्रूव्ड है, आपने उनके पीछे पड़ के काम कराना है। देखिए ना, ये सरकारी महकमों का काम ऐसे ही होता है, एक जगह हो जाता है आपको पीछे भागना पड़ता है, जो लोग अपने लोगों के लिए काम करवाना चाहते हैं वो खुद भाग दौड़ करके कुछ ना कुछ करवा देते हैं। करवाना चाहिए जी, आवाम का काम करें, चाहे पीटीआई के लोगों का ही कर दें, उनके नाम पे कर दें। मेरे हल्के में भी कुछ सड़कें टूटी हुई बनवा दें प्लीज, चाहे वो एमपीए साहब के कहने पे बनवा दें, बस हमारा भला कर दें आवाम का, और बाकी आपकी मर्जी है। आपका नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का ये मुतालबा है कि ये छोटे छोटे मसाइल जो कि गली मोहल्लों की सतह पर होते हैं, अगर ये हल ना हो तो रिहायशी इलाकों की हालत भी हम देखते हैं बिगड़ जाती है। ये वो चीजें जो टाइम टू टाइम चलती रहनी चाहिए, जो फिलहाल हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि कोई काम हो जाएगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको शो में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। डीसी साहब की तरफ से छापे मारे जा रहे हैं, प्राइस कंट्रोल जो कि फिलहाल कंट्रोल से बाहर है, कहां पर छापे मारे गए हैं इसका हम जिक्र करेंगे, और एसओपीस की खिलाफ वर्जी पर ये छापे मारे गए हैं। चीनी और आटा जो है वाफिर मौजूद है, डीसी मुदस्सिर रियाज की जानिब से ऐसा कहा गया। चीनी मौजूद है लेकिन बहुत ज्यादा महंगी है, ये भी साथ ही साथ कहना चाहिए था। जी हसन, देखें जी, अच्छी बात है वो डीसी साहब काम कर रहे हैं, टेक्निकली तो सिस्टम मौजूद है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होते थे वो एक ज़माने में जब हम जवान होते थे या छोटे होते थे तब वो काम करते थे, हमने कई दफ़ा देखा भी था दुकानदारों को छापे मारते। शुरू में जब सहाफ़त शुरू की थी तब भी वो होते थे, फिर एक ऐसा टाइम आया कि वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अब अदलाना चाहिए, इन्फ्लेशन की जो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है उसमें बहुत बड़ा हाथ इस एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का है, मतलब मुख्तलिफ तरह की होती है, सप्लाई साइड, ये टेक्निकल टर्म्स हम आवाम क्या बताएं उनको। सिंपल बात है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन होती है या महंगाई है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामी है। कि एक चीज जो है वो लोग होल्ड कर लेते हैं और अपनी मर्जी की उसकी मोनोपोलाइजेशन करके कीमत बना देते हैं जो मार्केट रेट के साथ नहीं मैच करती। बिल्कुल सही कहा। आपको मैं एग्जांपल प्याज की दे लेता हूँ। आजकल प्याज जो है वो मंडी जो होती है जहाँ पे होलसेल है वहां पे वो तकरीबन 30 रुपए किलो, यानी कि 1200 रुपए का 40 किलो का बैग आ गया हुआ। जबकि आप जो कंज्यूमर हैं वो अभी भी वो 80-90 रुपए किलो वाली प्राइस पे खरीद रहे हैं। उस प्राइस पे जब वो 2400 रुपए का 40 किलो होता था उसकी प्राइस पे।
अब ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि वो देखे कि अगर होलसेल मार्केट के अंदर प्याज हैज ड्रॉप टू लेट्स सपोज 1200, तो व्हाई इज इट स्टिल बीइंग सोल्ड इन द ओपन मार्केट टू पब्लिक, आपको मुझे एट 80 रुपए या 90 रुपए। वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ने अंदर स्टेप इन करना होता है और वो कहना होता है कि भाई आप इसको दोनों के दरमियान का फर्क काम करें। यहाँ पे जो पिछले 2-2.5 साल में हमने ये देखा कि वक्तन फक्तन जब मीडिया प्रेशर डालता है तो इस तरह की एक्टिविटीज हमें नजर आती हैं, लेकिन उसकी जो कोर इश्यूज हैं उसके ऊपर कोई अभी तक नहीं जा सका। फिलहाल भी जो हम देख रहे हैं कार्रवाइयां की जा रही हैं, जो चेकिंग जाके की जा रही है, वो जो सहूलत बाजार है वहां पे जाके सब अच्छा दिखाया जाता है कि जी यहाँ पर वाफिर चीजें मौजूद हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं, लोग आ रहे हैं और उनको बहुत फायदा हो रहा है। ओपन मार्केट में जो लोग जा रहे हैं वहां पर कोई पूछने वाला नहीं, आपको रेट लिस्ट नजर आ जाएगी लेकिन उस पर अमल दरामद अच्छा नहीं, एक बात ये मुझे मतलब पिछली गवर्नमेंट भी करती थी, मैं तब उनसे भी सवाल पूछता था कि ये एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि गरीब आदमी, एक मजदूर है, दिहाड़ीदार आदमी, 800-900 की उसकी दिहाड़ी है, वो अपनी दिहाड़ी तोड़ के इनके सहूलत बाजार जाएगा चीजें सस्ती खरीदने के लिए, और वहां पर भी आपको चीनी का एक पैकेट दिया जाएगा, एक पैकेट दिया जाएगा, 2 दिएगा तो वो दिहाड़ी तोड़ के जाएगा। तो इसके लिए कोई फॉर्मुलाइजेशन इस तरह की होनी चाहिए, कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए कि डायरेक्ट आप जो परचून की उसके करीब तरीन दुकान है उसके ऊपर उसको रिलीफ दे सके ना। देखिए दुनिया में ये किया गया, राशन कार्ड के ऊपर इंडिया में भी किया जाता है, तो व्हाई नॉट हम क्यों नहीं करते? मतलब उसमें डायरेक्ट सब्सिडी आप गरीब आदमी को डायरेक्ट दें, मुझे ना फायदा दें। मतलब मैं और आप तो प्रैक्टिकली बाय ऑल मींस 110 की चीनी भी खरीद सकते हैं, 115 की भी खरीद सकते हैं, 125 की भी खरीद सकते हैं, तो हमें ना दें। वो जो आप डायरेक्ट बेनिफिट है वो उनको दें जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते। उसके लिए आपके पास यकीनन डेटा है, बेंजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर डेटा बनाए गए थे, उसको कुछ एक्सपैंड कर लें, कोई कार्ड दें राशन के, लोगों को लाइनों में लगाने के लिए कि आप भेज देते हैं उनको जी फलाने बाजार चले जाएं, वहां जाके लाइन में खड़े हो जाएं, फलानी जी मेल के बाहर जाके लाइन में खड़े हो जाएं। मतलब लोगों की डिग्निटी के साथ तो मजाक ना करें। वो गरीब है इसका ये मतलब तो नहीं वो बेचारे गरीब की डिग्निटी कोई नहीं है, अब आप उसको लाइनों में खड़ा रखो सारा दिन, वो अपना काम छोड़ दे, दिहाड़ियां ना लगाए। सहूलत बाजारों में ये हमने खुद देखा है कि आप पैसे दे के चीज खरीद रहे हैं, फिर भी आपको कहा जा रहा है कि जी एक से ज्यादा नहीं मिल सकती, भाई आगे चले जाएं। ये वो चीज आ गई है कि आपने पैसे देके चीज भी खरीदनी है और आपने 10 बातें भी सुननी है। खैर, ये जो 30,000 रुपए के जुर्माने किए गए हैं ये कोई नई बात नहीं है हसन, इसी तरह से कार्रवाइयां की जाती हैं, माजी में भी हमने देखा, कुछ रिसेंटली भी कार्रवाइयां हुई, लेकिन उन्हीं जगहों पर दोबारा से आपका माफिया मुतहरिक। 30,000 का जुर्माना बहुत सारी दुकानों को किया होगा, अगर हम नंबर देखें तो हंड्रेड्स ऑफ होंगी, यानी कि एक एवरेज जो जुर्माना 2,500-3 हजार का जुर्माना होगा, तो 2,500-3 हजार की तो शायद एक दिन में वो लोगों को ज्यादा महंगी चीज बेच के कमा लिए होंगे, तो उसको क्या फर्क पड़ता है। इसमें ये मैकेनिज्म वहां पर दुरुस्त करने की जरूरत है, डायरेक्ट सब्सिडी गरीब आवाम को देने की जरूरत है, उनके करीब किसी कार्ड कूड के ऊपर दे दें, लाइन में मत खड़ा किया कर। उसकी वजह ये ना होता क्या है यहाँ पे, ये अगर सहूलत बाजार में जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ये दे रहे हैं वो ए क्वालिटी प्रोडक्ट तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो बी या सी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। वो मार्केट में अगर आप वहां से ले जाएं और जाके होलसेल की जो हमारी मंडियां हैं उसमें जाके वो माल दिखा दें तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो कम कीमत दौरे कर रहे हैं ना, ये कभी यहाँ से बाहर से गुजरने का भी ना सोचें, अगर ये अपनी कोई चीजें खरीदने के लिए जाए ना तो उस सहूलत बाजार में जो चीजें पड़ी हैं, तो वही बात है ना, फिर हमने वही एक क्लास बना दी ना। आप क्लासलेस सोसाइटी की बजाय जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए आप बनाते जा रहे हैं कि गरीब के लिए छोटे छोटे अलग बाजार हैं। और वो मतलब कितने हैं लाहौर में, ये तो फिजिकल जियोग्राफिकल लोकेशन लाहौर की इतनी बड़ी है कि इसके पूरे कवरेज के लिए तो हजारों बाजार चाहिए होंगे, तो हजारों तो हम बना नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे उसका तरीकाकार ये कि डायरेक्ट अच्छा, ये सहूलत बाजार भी जो बनाए हैं वो सहूलत बाजार बिल्कुल ही आर्जी बनाए गए हैं, फुटपाथ पे सहूलत बाजार कायम कर दिए गए हैं। आपको एक फुटपाथ पे आपको 8-10 जो है वो स्टॉल्स लगे हुए मिल रहे हैं और उसको हमने सहूलत बाजार असल में ना ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का फेलियर है इस बात को पता कराने के लिए कि किस तरीके से जो वल्नरेबल तबका सोसाइटी का है उसको जब इस तरह के मामला इन्फ्लेशन हाई हो तो उसको किस तरीके से रिलीफ दिया जाए। इसमें एक प्रैक्टिकल बनाने की जरूरत थी, बहुत मेहनत करके एक सिस्टम बनाने की जरूरत थी, वो हम इवॉल्व नहीं करते। पंजाबी में कहते हैं ढंग टपाऊ काम, ये हमारा वो काम है कि बस आज का दिन निकाल लें, कल देखी जाएगी, या बाजार यहाँ खड़ा कर दें। अफसर का फोन आया तो बाजार खड़े हो गए, अफसर ने फोन किया, आपको बड़े बड़े बोर्ड नजर जरूर आ रहे हैं, फ्लैक्सेस नजर आ रही हैं, ये शादमान का सहूलत बाजार है, और जब आप आगे जाते हैं शादमान वाली रोड पे तो आपको एक फुटपाथ पे सहूलत बाजार। असल बात ये ना कि अफसरान को तो रिपोर्ट मिली ना, नीचे से बनाया, उन्होंने कहा जी हमने बना दिया, उन्होंने अफसर को रिपोर्ट दी, उन्होंने अपने को, और इवेंचुअली पाकिस्तान के जो सबसे बड़े अफसर हैं वजीर आजम साहब उनको भी पहुंच गई, तो उन्होंने भी बड़े इत्मीनान हुआ उनको कि यार अच्छा लाहौर में 50-60 बाजार बन गए, चलो गरीबान का कुछ बन जाएगा। उन बेचारों को तो नहीं पता एग्जैक्टली वो क्या बने, और उनको जब लाएंगे तो उनके लिए ऐसा शहाना सा एक बाजार बना देंगे, अपने पास से लाके लोग खड़े कर देंगे जिनसे 83 रुपए जिक्र किया गया है कि चीनी जहां पर 83 रुपए से ज्यादा बेची जाएगी खिलाफ वर्जी होगी। कहां ये चेक एंड बैलेंस रख लेंगे? मोहल्ले स्टोर। बात ये है कि ये तो फिर वही वाली बात है कि 83 रुपए की मिलेगी कहां पे, जहां मिलेगी वहां पे हम इनको बता देंगे कि जनाब यहां से मिल रही है और तो कहीं से नहीं मिली। अच्छा, इसका तरीकाकार है कि
इनको इन्होंने वो जो टाइगर फोर्स बनाई थी उसके अंदर भी काफी उन्होंने बनाया था कि वो जाके तस्वीरें वो उतार उतार के, फोर्स कहीं पे भी नहीं है, किसी को भी नहीं नजर आई है। उसकी वजह ये है कि आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को तो नहीं दस्तों गिरबा करा सकते कि जाके एक आदमी चला जाए और किसी के प्राइवेट गोदाम पे छापा मारने की कोशिश करे, वहां लड़ाई हो जाए, उसके गार्ड उसको 2-4 फायर मार दें और वो बाद में कहेंगे जी ये तो प्राइवेट आदमी था, ये कुछ सरकारी आदमी तो नहीं था जो आया था। ये तरीकाकार नहीं है। अच्छा, होता क्या कि इस तरह की जब खबरें हम शेयर करते हैं तो जैसे ही हम स्टूडियो से बाहर निकलते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के एक्सपीरियंस, लोग कहना शुरू कर देते हैं 83 रुपए चीनी कहाँ पे मिल रही है, कहीं पे भी नहीं मिल रही होगी जी। लोग तो कहते हैं जी आपको मिलती होगी, हमें तो आज तक कभी नहीं मिली। लेकिन ये लोगों के एक्सपीरियंस। अच्छा, वैसे इसके लिए ये है कि ये गवर्नमेंट ये कर सकती है कि सिटीजन को ऐसा पोर्टल टाइप का जो उनके ऑलरेडी इन्होंने बनाए भी हुए हैं उसमें हमें दे देंगे, हम तस्वीर उतार उतार के लगाते जाएंगे, ये जनाब ये देखें इतने रुपए चीनी लगी हुई, आप कह रहे हैं इतने की है, तो हो सकता है शायद कोई हमारी मदद से हुकूमत गवर्नेंस को बेहतर कर ले। मतलब दुनिया भर में मुख्तलिफ तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। लोग अपनी शिकायत भेजते भी होंगे, लेकिन उस पर किस हद तक अमल दरामद होता है, अगर हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है ना यार, इतना बड़ा हमारा शहर है, 1.25 करोड़ का ये उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, आज भी वो 40 लाख 50 लाख के शहर वाली है, वो एक्सपैंड कर नहीं सकते। ये हुकूमत आई है, इसने आके लोगों को निकालना शुरू कर दिया, ये कह रही है जी कि इतने हम तनख्वाहें नहीं दे सकते, तो शहर तो नहीं चल सकते। तो इस तरीके से दुनिया भर में लोग शहर के मामलात जो हैं वो अल्लाह ताला के हवाले चल रहे हैं, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। खैर नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। पुलिस अफसरान की चालाकी, छोटे रैंक वालों की मामूली गलती पर बड़ी सजाएं, ये जब आया है पुलिस अफसरान तो शायद ये चीज सामने आ गई है। आवाम के साथ इस तरह के कितने वाकयात होते रहते हैं, किसी की गलती भी नहीं होती और आप उसका सजा आपको होता है। ये तो सारे सरकारी इदारे ऐसे करते हैं, बेचारों का नजला जो है वो बेचारे गरीब किसी सबसे नीचे वाले पे गिरता है, जिसके बेचारे के पास कोई हाथ नहीं होता। इसमें ये बड़ी हैरत वाली बात है कि वो अपनी फाइलों में से उन्होंने अपनी वो जो उनकी रिपोर्ट्स बुरी लिखी गई वो ही गायब कर दी। बिल्कुल, मतलब क्रिमिनल एक्ट है ये, जिन अफसरान ने किया उनके बारे में सिर्फ, और ये उन लोगों का हाल है जिनका काम है इंसाफ फराहम करना, लोगों को मतलब कानून के ऊपर चलाना। और वो देखिए वो खुद क्या कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं खुद। वो उनके खिलाफ यकीनन पता है किस किस्म की चीजों, जिसने कोई अदालत है उसने कोई रिमार्क्स दिए किसी डीएसपी के बारे में कि आप नालायक हैं, इसके लिखवाया जाए इनके अंदर के उन्होंने जी वो जो आया था लिखा हुआ वो कर दिया। इस तरह ही उनकी जो इंटरनल कोई इंक्वायरी हुई होगी उसके अंदर आया होगा कि इनकी फाइल में डाला जाएगा ये इन्होंने करप्शन की, वो निकलवा दें। उसके बाद क्या, जब आपकी प्रमोशन बोर्ड होना है तो लोगों को याद तो नहीं रहता ना कि इंसान कौन है, उन्होंने तो आपकी फाइल देख के आपकी प्रमोशन करनी है, उसके अंदर लिखा होता है कि जी बिल्कुल A1 अफसर है। तो फिर ये सब लोग मिले होते हैं ना आपस में, ऑटोमेटिकली एक ही है ना। फिर आपने जितना नुकसान पहुंचाने हैं वो यही ना, ऑफिस कैडरे जो है वो इकट्ठा है ना, उन्होंने जो उसके अंदर होता है वो नीचे वालों पे डाल देते हैं। वो बेचारा कोई ASI, कोई सब इंस्पेक्टर, इस किस्म के बेचारे गरीब कोई बेचारा कांस्टेबल फंस जाता होगा। कई दफा होता भी है ऐसे कि जो इस किस्म की महकमाना इंक्वायरियां की जाती हैं ग्रॉस मिसकंडक्ट की, उसके एंड में बेचारा गरीब एक स्पाई बेचारा फंस जाता है। वो होता है कि जी सारा काम इसी का कसूर था। ये तो क्रिमिनल एक्ट है कि अगर जो लोग अपनी HR की फाइल्स में से चीजें निकलवा रहे हैं जो उनकी तरक्की के ऊपर इफेक्ट करती हैं, वो क्रिमिनल एक्ट है, उनके बारे में सिर्फ इंक्वायरियां ना करें, उनको नौकरी से फारग करें। अच्छा, मैं ये कहने वाली थी, ये अब चीजें सामने आ गई हैं, इस पर कोई कार्रवाई होगी, कोई जानने की कोशिश करेगा कि अच्छा इस तरह के काम भी हो रहे हैं, तो आप एक खुफिया तरीके से अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, कम से कम उनको पकड़े तो सही। मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। ऐसी रिपोर्ट्स पहले भी आती रही हैं, जो कि अभी आपने ये रिपोर्ट ही बता रही है ना कि सिस्टम जो है बड़ा अपने आप को बंद कर लेता है। इसी तरह होगा, इंक्वायरी आखिरकार कोई सीनियर पुलिस अफसर ही करेगा। यकीनन हो सकता है उसने भी अपने बचपन में जब वो ASP था, SP था, उसने अपनी फाइलें गायब कराई हो, तो वो क्यों करेगा। जब तक इसके लिए अकाउंटेबिलिटी पुलिस की और तमाम सरकारी इदारों के लिए एक आउटसाइड मैकेनिज्म नहीं आएगा, चाहे वो आप कोर्ट मैंडेटेड बना लें, चाहे वो आप सिविल सोसाइटी के ऊपर बना लें, किसी तरीके का जिसका उसमें अपना स्टेक नहीं है, तब तक इनमें से किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि ये सब इवेंचुअली वो फिर एक और पंजाबी की मिसाल है कि मजा दियां पहना होनी है, ये वो वाला काम है यहाँ पे। लेकिन खैर ये बहुत अफसोस की बात है, हम देखते हैं हर महकमे में इस तरह की काली भिड़े मौजूद है और ये चीजें टाइम टू टाइम लेस्को से हम आपको बताते हैं, मटेरियल खुद करने का मामला, ये लोग मुलव्वस थे, SNGPL में ये मसाइल हैं, पुलिस में ये मसाइल हैं, लेकिन ये फिर इनको ये माफिया इतना ज्यादा जो है वो स्ट्रांग है कि इनके आगे सभी लोग बेबस हो जाते हैं। अगली खबर हमारे पास है अद्वियात खरीदारी का स्कैंडल, 12 कंपनियों के प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स भी शामिल तफ्तीश, ये अगेन एक और मसला है। अच्छा, ये वही वाला है ना जिसके अंदर अभी इन्होंने कीमतें भी बढ़ाई और इन्होंने कहा चुके जी वो प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, सप्लाई चेन जो है वो बेहतर करने के लिए। अच्छा, वो मजे की बात, सप्लाई चेन में एक चीज होती है, वो हम वाटर इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शंस के अंदर, खाली पानी होता है, सिर्फ एक बॉटल के अंदर बंद होता है, वो डाइल्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है बेसिकली। तो
उसकी मेरा ख्याल है वो 15 रुपए की मिलती थी वाइल, अब वो 35 रुपए की हो गई। तो उसमें कौन सा सप्लाई चेन था जिसने वो होना था? यही वो बात है कि जो अपने लोगों को फायदा देने के लिए की जाती है चीज। यकीनन ऐसी होंगी दवाइयां जिनके इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ गई होगी, रॉ प्रोडक्ट मटेरियल बढ़ गया होगा तो उसको बढ़ाना था, लेकिन उसकी आड़ में ये 100-200 गुना छोटी छोटी चीजों को, वो लिस्ट थी ना एक पूरी, वो अगर हम पढ़ते गौर से, लोगों ने देखी नहीं, लोगों ने आइडेंटिफाई भी किया। मैं आपको बता रहा हूँ उसमें पानी की चीज होती है वाइल, वो 15 रुपए से उठाकर तो 35 रुपए कर दी गई। ऐसी कौन सी पानी को भरने के अंदर, बोतल के अंदर मसला आ गया था जो उसकी कीमत बढ़ानी पड़ गई? इसी तरह के लोग मिले हुए थे ना, प्रोक्योरमेंट अफसर मिले हुए थे उनके साथ। को कंपनियों को नवाजने के लिए पॉलिसी में रद्दोबदल किया गया। खुदारा, आप तो माजी की हुकूमत पे ये इल्जामात लगाते थे कि ये मनपसंद लोगों को नवाजा जा रहा है, इसीलिए ये सारी पॉलिसियां तब्दील की जा रही हैं। बात ये है कि ये इनकी गवर्नमेंट के अंदर और भी शायद इस तरह के होते होंगे, लेकिन ये हेल्थ के अंदर अद्वियात की कीमतों की फिक्सिंग और हेल्थ के अंदर इस किस्म की जो बात है, इसके अंदर पीटीआई गवर्नमेंट के 2 जो वुज़रा हैं हेल्थ के या एडवाइजर्स जो थे हेल्थ के, वो जा चुके हैं अपनी सीट से। तो ये एक इन्वेस्टिगेट करने वाली बात है कि ये हो क्या रहा है इसके अंदर। अगर आपको याद होगा तो ये पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं वो हुआ करते थे वजीर फेडरल हेल्थ के, फिर उनकी छुट्टी करा दी गई और कहानी यही थी शायद कि कुछ इसी तरह की भी अभी ये जो पिछले थे उनकी भी इसी बात पर करवाएगी कि अद्वियात का कुछ स्कैंडल था, उन्होंने इंडिया से कुछ अद्वियात मंगवाने की इजाजत दे दी और कर लिया। तो ये चेक करने की जरूरत है। ये जो अभी लिखा है ना 12 प्रोक्योरमेंट अफसर हैं, यकीनन ये प्रोक्योरमेंट अफसर तो खुद नहीं थे ना मुलव्वस, इनके अफसरान भी मुलव्वस थे। और वो इसी तरह बढ़ाया जाता है कि 3 आप ऐसी दवाइयां जिनकी शायद जायज कीमत बढ़नी हो, उसके साथ आप 7 ऐसी दवाइयों की भी बढ़वा लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं थी, और वो फिर चूंकि बिकनी होती हैं, आपने सरकार ने एक रेट तय कर दिया है, उससे कम पे तो कोई नहीं बेचेगा ना, तो खुद ही ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो गया। अच्छा, मुझे तो परेशानी हो रही है कि महंगी अद्वियात की मद में अवाम पे 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया, और आपने नारे ये लगाए, तरजीहात क्या हैं जी, सस्ती अद्वियात, तालीम, वहां पर ही आपने अवाम की जेबों से धड़ाधड़ पैसे निकाले। अब यही है, अब क्या कहा जा सकता है। वो तो कहते हैं कि अद्वियात की जो कीमतें थी उनको रैशनलाइज किया गया, वर्ड उन्होंने रैशनलाइज यूज किया। मजे की बात है, जब ये बढ़ाई गई तो उन्होंने वर्ड कहा कि रैशनलाइज कर रहे हैं। अब वो रैशनलाइज मार्केट उसके ऊपर कर रहे थे। मैंने आपको बताया उसमें कुछ होंगी यकीनन लाइफ सेविंग होंगी, कुछ नई भी आई होंगी जो उनकी कीमतें महंगी होंगी पिछली जो उनकी फॉर्मुलेशन थी उससे, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी हैं, खाली पानी का इंजेक्शन नहीं था, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटी छोटी चीज़ें थी जिनकी कीमत नहीं बढ़नी चाहिए थी, वो डबल ट्रिपल कर दी गई, 3 गुना कर दी गई। चूंकि वो छोटे नंबर्स हैं, 15 रुपए से उसको 45 रुपए या 50 कर दिया तो किसी ने देखा नहीं, लोगों की नज़र हजारों वाली दवाइयों पर जाती है, लेकिन ऑटोमेटिकली जब उसकी सप्लाई ज्यादा होती है, वो बिकती ज्यादा, तो उसका नुकसान भी होना ही है। अच्छा, और दूसरा ये बड़ा हमने कोरोना की पहली लहर में देखा कि जो अद्वियात लोग ज्यादा खरीदना शुरू हो गए, महंगी होने के बावजूद वो मार्केट से गायब हो गई। ये भी एक बहुत परेशानी लोगों को रही है। उसके लिए महंगी करने का तरीका कार ही है ना, सबसे पहले तो आप उसको मार्केट से गायब करें, फिर उसके बाद आप खुद ही अवेलेबिलिटी बना देते हैं। सिर्फ अद्वियात ही क्यों, उस वक्त तो वो ऑक्सीजन चेक करने वाले ऑक्सीजनोमीटर जो थे वो चाइना का आया, 1500 रुपए का जो था वो 10,000 के बिकते रहे। मास्क जो थे ये अभी भी, अगर मेरा ख्याल है 200 रुपए का ओरिजिनल है, वो KN95 का जो रिप ऑफ है वो 200 का है, तो अभी भी आप शुरू में आपको 200 का मिल रहा था, अब दोबारा सेकंड लेयर आई है जब लहर, तो उसके अंदर वो 300 का हो गया। तो वो ये ना, हर बंदा अपनी मर्जी करता है, गवर्नमेंट के दायरे पीछे पीछे चलते रहते हैं, कुछ 2-4 को फाइन कर देते हैं और वो ला के अखबार के अंदर छपवा के तो प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं कि जी हमने काम कर दिया है, हमने काम कर, उसके बाद जिसने जो करना है वो दोबारा से कर रहा है, बाकी सब अल्लाह के हवाले, अल्लाह ताला के हवाले, अल्लाह ताला रहम करे। थैंक यू सो मच हसन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस आप जानिए, जिसके बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़िर, मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़िर, आप मुलाहिजा कर रहे हैं, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं मुश्किल वक्त में, हादसात की सूरत में, नागहानी आफत की सूरत में, किसी भी किस्म की इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 111-2 आपकी दहलीज पर होता है। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि जो मुतरफ भी नजर आते हैं, सड़कों पर अगर हादसा हो जाए तो रेस्क्यू टीम, मोटर बाइक सर्विस आपको हर जगह पर नजर आती है। रेस्क्यू की खिदमात जो है किसी से ढकी छुपी नहीं है। सड़कों पर खुदा ना खास्ता हादसा की सूरत में भी हम देखते हैं। फिर कोरोना की पहली लहर जो कि इंतहाई शदीद थी, कोरोना वायरस में जो मुतासिरा अफराद थे उनको अस्पताल तक मुंतकिल करना, बिलाशुबा उस टाइम घर वाले अफराद खौफजदा हो जाते थे। गली मोहल्लों में हमने जहां पर भी रेस्क्यू की एम्बुलेंस देखी, लोग खौफजदा नजर आते थे, दूर दूर होना शुरू हो जाते थे, लेकिन रेस्क्यू के अहलकार अपनी खिदमत सरंजाम देते रहे। और अब खुदा ना खास्ता हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। तो इस पर रेस्क्यू की प्लानिंग क्या है, इस पर भी हम आज के शो में बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूंगी। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर साहब मौजूद हैं और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूं जी, सेफ्टी प्रमोशन रिसर्च में PhD इन्होंने कर रखी है, साथ ही साथ इनकी खिदमात के तराफ में मुतादिद अवार्ड से इन्होंने नवाजा गया है, जिस पर खास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूंगी सितारा इम्तियाज का, जो कि
कौमी अवार्ड जो है इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिया गया। तो इनकी खिदमात आप सभी लोगों के सामने हैं। कुछ प्लानिंग और बड़े शहर की बड़ी मुश्किलात को लेकर रेस्क्यू के चैलेंजेस भी हम डिस्कस करेंगे। खुशामदीद कहेंगे डॉक्टर रिजवान नसीर साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चले? ठीक ठाक जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जैसे कि मैंने कहा, मुश्किल वक्त, हादसात, नागहानी सूरत हाल, रेस्क्यू के अहलकार हमें नजर आते हैं। मुश्किल काम तो होगा, ये कैसे मैनेज कर लेते हैं? जी, ये बहुत मुश्किल चैलेंज था। आप सोचिए कि आज रेस्क्यू 1122 से पहले जब हमने स्टडी की 91 में, तो 95% चांस थे कि हादसे या इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस ही नहीं मिलेगी। तो लोगों की बेबसी सोचिए, जब वो सड़क के ऊपर पड़े हुए थे और एक जवान बंदा सिर्फ खून बहने की वजह से उसका इंतकाल हो जाता था। तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि हम अस्पतालों में भी हमारे पास एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ट्रेन नहीं थे। तो पहली बार हमने एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ट्रेन किए और एक सर्विस ऐसी वजूद में आई जिसने आज 88 लाख लोगों को रेस्क्यू किया और अपना औसत रिस्पांस टाइम 7 मिनट रखा है और मोटर बाइक के साथ तकरीबन हम 4 मिनट पे आ गए हैं बड़े शहरों के अंदर। तो ये आज पहली बार लोगों को एक ट्रेंड प्रोफेशनल इमरजेंसी सर्विसेज मिलनी शुरू हुई हैं और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो लाहौर से शुरू हुआ, पंजाब में गया, खैबर पख्तूनख्वा में गया, गिलगित बल्तिस्तान में गया, अभी बलोचिस्तान में मॉडल कर रहे हैं, कुछ सिंध में भी ट्रायल कर रहे हैं। अल्लाह ताला करे कि सब पाकिस्तानियों को ये सर्विसेज और बर वक्त किसी भी इमरजेंसी में एक मदद का सिस्टम मौजूद हो। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब हादसात की सूरत में जो हम सड़कों पर देख रहे हैं, घरों में कोई हादसा हो जाए, कुछ मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितना आपके लिए चैलेंज होता है लोकेशन पर पहुंचना, अहलकारों को गाइड करना, और फिर अहलकारों की ट्रेनिंग किन बुनियादों पर की जाती है कि खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा आ गया है तो उसको फौरी तौर पर किस तरह से उससे जो है निपटना है? जी, वाकई अगर मैं लाहौर शहर को देखूं, जब हमने 2004 में सफर का आगाज किया था और आज का लाहौर शहर देखूं तो कहाँ वो रायवन, कहाँ दूसरी साइड पे एक्सपैंड हो गया, मुल्तान रोड, शादरा, तो बहुत ज्यादा फिनोमिनल एक्सपेंशन जो है ये है। और उसके साथ साथ जो नई सोसाइटीज बनी है वहाँ पे एड्रेसेस को समझना, रिस्पॉन्ड करना हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए हम एक पूरा डिजिटलाइजेशन ला रहे हैं अगले महीने से, जहाँ पे डायरेक्ट जो भी कॉलर कॉल करेगा, अगर ऐप के जरिए कर रहा है और अपनी लोकेशन दे देगा तो हम उस पर तक पहुंच सकेंगे और जो सबसे करीबी व्हीकल होगी वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगी। बिल्कुल, इस पे ना उन लोगों का किरदार बहुत अहम है। ऑब्वियसली उस टाइम मुश्किल होती है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता जब कोई हादसा हो जाता है, हंगामी सूरत हाल होती है, लेकिन गाइड करना, रास्ता जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और एम्बुलेंस को रास्ता देना भी बड़ा जरूरी है। देखिए, जब वो जा रही है और उसको आप रास्ता नहीं देते तो आपका ये कंट्रीब्यूशन है कि आप उसको अगर रास्ता देंगे तो वो बर वक्त उस इमरजेंसी तक पहुंच सकेगी। तो इसलिए वो जरूर करें और जब भी आप एक्सप्लेन करें तो अपना एड्रेस क्लियरली एक्सप्लेन करें। अगर आप क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करते और फिर हमारा कोई वहां पे बंदा पहुंचता है, वो तो पूरी कोशिश कर रहा है। आप सोचिए ड्राइवर एक किस कैफियत से गुजरता है कि उसने फर वक्त आप तक पहुंचना है, और अगर आप सही तरह एड्रेस नहीं एक्सप्लेन करते तो वो किस तरह आप तक पहुंचेगा। तो अपनी जान हथेली पे होती है, वो लोग भी परेशान होते हैं, हमारे भी सारे लोग जो है उस वक्त एक वो होती है एड्रेनलिन सिक्रीशन जिस वक्त फौरन वहां तक पहुंचना है। तो वो एक डिफिकल्ट टाइम होता है और दोनों के लिए बड़ा एक इमोशनल टाइम होता है। हमारी कोशिश होती है जिंदगी बचाना, उसके अटेंडेंट्स की भी कोशिश होती है जिंदगी बचाना। तो इसलिए ये एक बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है और उसमें हमें अपनी पेशेंस को रखना, सही तरह एक्सप्लेन करना कि क्या हुआ है, क्या उसकी नौयत है और किस तरीके से हम सही जगह पे पहुंच सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कॉलर की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको अच्छी तरह समझे। आज मीडिया के जरिए जहाँ पे हम ये अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, वहाँ पे अगर कॉलर अच्छे तरीके से कॉल करेगा, प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देगा उस इमरजेंसी की नौयत क्या है, और नो डाउट उस वक्त पैनिक है, आप भी पैनिक में है। जो बंदा एक अटेंडेंट है वो नॉर्मल नहीं होता उस वक्त, जिस वक्त देख रहा है, जिसने आम बंदे ने कभी किसी की डेड बॉडी नहीं देखी, किसी को ऐसी सीरियस हालत में नहीं देखा और अपने किसी प्यारे को देख रहे हैं, तो आप सोचिए उस वक्त क्या उसकी इमोशनल स्टेट होगी। लेकिन उसमें भी जरूरी है कि आप काम रहें, सोचें, सही कॉल करें, सही तरीके से एड्रेस एक्सप्लेन करें, सही तरीके से उसकी कैफियत को एक्सप्लेन करें, ताकि इमरजेंसी वालों को भी एक रियलाइजेशन हो कि उसकी नौयत क्या है और किस तरीके से हमने बर्बाद। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया। इस पर लोगों की गैर संजीदगी का आलम यह है कि फेक कॉल्स भी रेस्क्यू को बहुत ज्यादा मौसूल होती है, जिससे टाइम भी वेस्ट होता है और ये लोग जो कि लोगों की खिदमत पर मामूर हैं उनके लिए भी परेशानी बन जाती है। ये आपके लिए जो है डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आया वहां पर जाएं, ये सही कॉल है भी या नहीं है, ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और हम बात कर रहे थे अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिसमें सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना रवैया अवाम का ये देखने में आता है कि इतनी सेंसिटिव जगह पर आप फेक कॉल कर रहे हैं, उनका वक्त भी जाया कर रहे हैं, और वो लोग जो कि इमरजेंसी में कॉल्स मिला रहे हैं फोन बिजी होने की वजह से,
उन पर क्या बीत रही है इसका अंदाजा करना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? जी, आप अंदाजा कीजिए कि हमें 60,000 कॉल्स डेली की आती हैं, जिसमें से एक्चुअल जेन्युइन कॉल्स अगर देखी जाए वो तो 3,000 के करीब इमरजेंसीज हैं। अगर एक इमरजेंसी के बारे में 2 या 3 बार भी कॉल कर लें तो 6,000 7,000 हो जाएंगी। तो देखिए, जब इतनी ज्यादा कॉल्स आती हैं उसका नुकसान ये होता है कि जो ऑपरेटर उठा रहा है और उसको 6 में से सिर्फ एक इमरजेंसी कॉल होगी तो उसका भी एक रवैया और एटीट्यूडनल चेंज आता है। फिर जिस तरह मैंने बताया, कॉलर्स हमें सही तरह एड्रेस नहीं एक्सप्लेन करते और चीज नहीं, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं फौरन वहां तक पहुंचेंगे लोग। तो जिस तरह भी कोशिश होती है, रेस्क्यूअर तो पहुंच रहा होता है वहां पे, फिर ऑब्वियसली हमें जितना अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जितना हमें बर वक्त कॉल करेंगे उतना अच्छे तरीके से आपकी मदद के लिए कोई भी रेस्क्यू वर्कर पहुंच सकेगा। और मैं लोगों से अपील करूंगा, ये कि इमरजेंसी नंबर है, इमरजेंसी की सूरत हाल में फौरन कॉल करें ताकि लोग आपकी मदद के लिए आ सकें, लेकिन बिला वजह इस नंबर को गलत कॉल ना करें। एम्बुलेंस जब जा रही है उसको रास्ता दें ताकि आपकी किसी जानने वाले को जरूरत हो सकती है तो उसको कम से कम आप सही तरीके से, अल्लाह ताला रहम करे। ये मुश्किल वक्त आज किसी और पे है, कल आप पे भी, हमारे पे भी हो सकता है। तो अगर आप जिम्मेदारी का सबूत देंगे तो आपके मुश्किल वक्त में दूसरा भी आपके लिए जिम्मेदारी का सबूत देगा। डॉक्टर साहब, कोविड के दौरान रेस्क्यू की जो खिदमात रही हैं उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हर जगह पर हर टाइम हमने देखा रेस्क्यू की गाड़ी हमें नजर आई है। बताइएगा किस तरह से मैनेज किया? ऑब्वियसली बहुत मुश्किल वक्त था और आगे एक बार फिर हमें वही मुश्किल वक्त खुदा ना खास्ता नजर आ रहा है। ये बड़ा मुश्किल टाइम था। जिस वक्त जैसे ही हमें कोविड का पता चला उस वक्त हमारे पास दूसरे सूबों से भी लोग ट्रेनिंग पे थे, पंजाब के, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के, दूसरे। हमने उन लोगों को फौरन ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से अगर ऐसी इमरजेंसी पे जाना पड़े तो किस तरह उन्होंने मास्क इस्तेमाल करना है, किस तरह अपने आप को कवर करना है, किस तरह अपने आप को डीकंटामिनेट करना है। और फिर हमने जिस वक्त अपने हमारे रेस्क्यूअर्स जब फील्ड में गए, अब उस वक्त जब कोई उसके करीब जाने को इतना खौफ हरास था, अब तो फिर हमें थोड़ा सा इस मर्ज के बारे में बेहतर पता चल गया है, लेकिन इतना खौफ हरास था उस वक्त हमारी टीम ने जाके तकरीबन 12,000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया। और अब तक देखें तो हमने इस वक्त तक 13,000 कोई 285 लोगों को जो है हमने शिफ्ट किया है। और उस वक्त जिस वक्त कोई उनका करीबी लोग भी करीब आने को तैयार नहीं होता, हमने बहुत रात के 3-4 बजे भी उनको ले जाना वहां पे। हॉस्पिटल्स में जिस वक्त स्टाफ की शॉर्टेज हुई हमने वहां पे उनको स्टाफ सपोर्ट दी। एक्सपो में अगर हमें जरूरत पड़ी तो उनका ट्रियाज सेंटर पूरा हमने मैनेज करने में उनको जो है वो सपोर्ट दी। इसी तरह जिस वक्त कोई तदफीन करने को तैयार नहीं होता था उस वक्त 2,000 से ज्यादा लोगों को एक इज्जत के साथ उनकी जाके बरियल करना, पूरा वो एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस था। और उसमें रेस्क्यूअर्स जो है वो खुद जाके काम करते रहे और उस वक्त उनकी इज्जत से उनको शिफ्ट करना, एक रिस्पेक्ट के साथ उनको फिर केयर करना, हर डिपार्टमेंट में देखा, चाहे वो सिटी ट्रैफिक पुलिस है, पुलिस का डिपार्टमेंट है, लोग मुतासिर हुए। तो आप लोग तो बहुत क्लोज रहे, आपके एहलकार भी क्या मुतासिर हुए? जी, हमारा एक बड़ा जरूरी चीज होती है इमरजेंसी वर्कर्स को खास तौर पे कि अपनी, क्योंकि देखिए ना, अगर आप इमरजेंसी पे जा रहे हैं या किसी थाने पे जा रहे हैं, वहां पे जिस इमरजेंसी वर्कर ने रेस्क्यूअर ने जाना है वही बीमार पड़ जाएगा, बिल्कुल, तो उनकी मदद कौन करेगा? तो इसलिए ये खुसूसी तौर पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अपनी सेफ्टी को मद्देनजर जरूर रखें। तो उनको हमने स्पेसिफिकली मास्क दिए हैं, हमने फिर रीयूजेबल सूट्स भी बना दिए ताकि वही हम जो है वो डिसइंफेक्ट हो, उसके बाद फिर प्रॉपर्ली हम इन चीजों को कर सकें और एक अगर लॉन्ग टर्म भी चलना है तो हम इनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। तो हमने वो चीजों को इंश्योर किया। उसके बावजूद हमारे को 113 लोग जो है वो इन्फेक्ट भी हुए और 2 लोग शहीद भी हुए। सो ये एक चैलेंज था। जितनी भी हमने प्रिकॉशंस ली उसके बावजूद ये एक रिस्क रहता है, हत्ता कि इस हद तक था कि कुछ लोगों ने जो थे, हम भी जब घर जाते थे, इवन मैं चूंकि एक्सपो विजिट करता था दूसरी सारी जगहों पे, तो घर जाना तो उन्होंने कहना जी आप बाहर ही रुक जाए, बिल्कुल पहले आपको डिसइंफेक्ट किया जाएगा, ये अपने कपड़े जो है ये वाले यहाँ से ये उतारे, ये ऊपर जो पहने हुए, और अपना कि जी घर वाले भी सारे अपनी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस लोगों ने रेस्क्यूअर जब जाते थे अपने घर जा रहे होते थे, उनके पूरे वो बाहर पहले उतरवाते थे, वो टी शर्ट रह जाती थी, फिर उसके बाद वापस अंदर आना, फिर उनके वो कपड़े फिर किस तरीके से डिसइंफेक्ट करके आते थे। तो जिस ज़हनियत से कई लोग सोचते थे कि मैं आज घर ही ना जाऊं क्योंकि अगर मैं घर गया वहां पे भी जाके लोग इन्फेक्ट होंगे। अब हमने काम तो करना है, ये हमने एक अहद किया हुआ है। तो जिस रेस्क्यूअर्स ने एक डिफिकल्ट चैलेंज था लेकिन उसमें फ्रंट लाइन पे आकर डॉक्टर साहब ये तो वबा की सूरत हाल है और उसमें हमने देखा अब रेस्क्यू एहलकारों ने बहुत जबरदस्त काम किया। कहीं पर आग लग जाए, हमारे रिपोर्टर्स हमें बीपर्स वगैरह दे रहे होते हैं, वहां पर खड़ा होना मुश्किल हुआ होता है जी। और रेस्क्यू एहलकार इसके बावजूद अपनी सरगर्मियां जारी रखते हैं, किस तरह मैनेज कर लेते हैं? जी आप देखिए, अब तक हमने को 1.5 लाख फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया। लाहौर से फायर सर्विस का आगाज हुआ 2007 में, हमने एक नई मॉडर्न सर्विस कायम की। उसने अब तक कोई 450 अरब के नुकसानात पहुंचाए हैं जस्ट बाय टाइमली रिस्पॉन्स एंड प्रोफेशनल फायर फाइटिंग। लेकिन सिर्फ ये उसी सूरत हाल में मुमकिन है अगर हमें कोई बर वक्त कॉल करता है। अगर सारी रात आग लगी रही है, पूरा वो जलता रहा है और आधा सारा जल चुका है, तो वो फिर ऑब्वियसली किसी के लिए भी मुश्किल होता है। वहां पे जब आप जाते हैं
बाहर हाइड्रेंट होते हैं लाल रंग के, हर बार ट्रक को पानी भरने जाना होगा, किस तरह फायर फाइटिंग करेंगे? इसी रश में जा रहा है, पानी भरेगा, फिर वापस आएगा, फिर फायर फाइटिंग करेगा, उसमें मुआवजे तो एक्सपेक्ट। उसके बावजूद, इन चैलेंजेस के बावजूद अब तक 1.5 लाख फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड करके हमने 450 अरब के नुकसान बताए, जो कोई इट वॉज एन इम्पॉसिबल टारगेट, जो कि बहुत मुश्किल था, लेकिन उसको हमने किया। मैं लोगों से अपील करूंगा कि देखिए, ये जो वर्कर्स हैं, इमरजेंसी वर्कर्स, ये अपनी जानें खतरे में डाल के आपकी जिंदगियां बचा रहे हैं। आपकी कितनी बिल्डिंगें बचाई हैं। इवन वर्स्ट से वर्स्ट हमारा ये देखिए, जब हफीज सेंटर पे आग लगी, सिर्फ 25% उनकी दुकानें जो है इससे मुतासर हुई। 75% जो दुकानें और प्लाजा सारा का सारा जो है वो बचा लिया। अंदर पहुंच गए थे रेस्क्यूअर्स, उन्होंने एक दीवार खुद बना ली आग के आगे। और ये छोटा काम नहीं है। ऑब्वियसली जिसकी जल रही है कोई चीज, वो एक इमोशनल होता है। मैं उनसे कहूंगा कि ऐसी सूरत हाल में अगर कोई इमरजेंसी है तो फौरन अगर आप ब्लड दे सकते हैं ब्लड दें, आप रास्ता दे सकते हैं रास्ता दें। और उनको सोचिए, जो एक इमरजेंसी वर्कर है वो किस कैफियत से गुजर रहा है, उसके कम से कम उसकी जितनी मदद करें ताकि वो बेहतर से बेहतर काम कर सके। हम जब लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं, हम जिन पे पड़ते हैं, ऐसी जगह पे जाके इमरजेंसी वर्कर्स की हम रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर ये एक बड़ा डिमोरलाइजिंग है इमरजेंसी वर्कर्स के लिए। और उसकी वजह से कल को जो आपको अच्छी इमरजेंसी सर्विसेज मिल रही हैं वो नहीं बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन। वेलकम बैक। हमारे साथ हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। डीजी रेस्क्यू गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, चैलेंजेस आपको क्या क्या दरपेश हैं? क्योंकि हम देखते हैं लोगों के चैलेंजेस तो आप बाखूबी हल कर देते हैं, मुश्किलात ऑब्वियसली इन तमाम कामों में आपको भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस होंगे, क्या है? जी, हमारा देखिए, जो हमारा निज़ाम और एक जो सिस्टम है उसमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जहाँ पे स्टाफ है उसके लिए चैलेंज होता है। स्टाफ के लिए हमारे लिए अब इस वक्त गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और उनका स्ट्रक्चर और उनका रेगुलर बेसिस पे, ताकि उनकी एक प्रोटेक्शन हो। बिकॉज वो एक खतरनाक काम से डील कर रहे हैं, किसी वक्त भी, हर वक्त उनकी जान को खतरा है। कितने लोग हमारे शहीद भी हो चुके हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो इसलिए उनकी सेफ्टी हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। उनको रेगुलर बेसिस पे हम उनको दें और उनकी सेफ्टी को इंश्योर करें। दूसरा, सड़क के ऊपर लोगों को सिविक सेंस देने की जरूरत है कि लोग रास्ता दें। हमें रास्ता देंगे तो हम इमरजेंसी तक पहुंच सकेंगे। तो इसलिए जो ड्राइवर का बिहेवियर है उसको चेंज करने की जरूरत है। जब वो पीछे, कई आके हमसे नाराज होते हैं कि जी आप पीछे हमारे सायरन क्यों मार रहे थे? हम इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं, आपको समझना चाहिए, बजाय कि आप बहस में पड़े उससे आप वो वहां पे एक और उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। आपका काम है, इतना काम नहीं होता और लोग इसको समझते नहीं है। सो ये एक थ्रू मीडिया और अवेयरनेस करने की जरूरत है कि इमरजेंसी पे जिस वक्त एक एम्बुलेंस, हमारी एम्बुलेंसेज को, स्पेशली रेस्क्यू की एम्बुलेंस का क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, वो कभी भी सायरन तब तक इस्तेमाल नहीं करते जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। सही। सो सायरन अगर वो चला रहा है, आप फौरन उसको रास्ता दे, उससे बहस में मत पड़े। मींस के कोई इमरजेंसी है तो ये इखलाकी बुनियादों पर आम शहरियों का फर्ज बनता है कि फौरी तौर पर एम्बुलेंस को रास्ता बजाय कि आप उनसे झगड़ा करें और प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, वो जरूरी है। और इमरजेंसी नंबर पे बिला वजह कॉल मत करें, बिकॉज जब आप नंबर इंगेज रखेंगे, इनकी वसाइल का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो जो बेचारा एक जेन्युइन इमरजेंसी में आज एक इमरजेंसी का निजाम मौजूद है और उसको इमरजेंसी सर्विसेज नहीं मिलेंगी, तो ये बड़ा एक अफसोस का बात है। तो इसलिए ये चीजें, और हमें अपना रवैया चेंज करने की जरूरत है। इमरजेंसी वर्कर्स बहुत स्ट्रेस में भी होते हैं, अपनी जानें खतरे में डाल के लोगों की जिंदगियां बचा रहे होते हैं, चाहे कोविड के मरीज हो, चाहे अभी कोरोना में भी जो है ये सारी चीजें जो कोरोना है और ये इस वक्त फिर जो और वबाएं और इस वक्त जो सारी फैल रही हैं, एक्सीडेंट्स हैं, फायर्स हैं, इन सब में हमें ज्यादा खुशी, वैसे आज तो हमें इमरजेंसी वर्कर्स को भी इज्जत दें, उनको रिस्पेक्ट करें, साथ ही साथ अपनी जाने भी खतरे में मत डालें। बिल्कुल बिला वजह खसूसी तौर पे जो मोटरसाइकिल वाले हैं, रोजाना जब हम यंग लोगों को उठाते हैं, हमें भी दुख होता है, उनकी फैमिलीज को भी दुख होता है। फिर जब वो उनकी फैमिलीज वहां पे पहुंचती हैं, अपने लाड प्यार में उन्होंने मोटरसाइकिल ले दी होती है, उनसे कभी चेक नहीं किया होता, और वहां पे जाके जिस तरह वो इमोशंस और गुस्सा, अब वो बेचारा इमरजेंसी वर्कर तो आपकी मदद करने आया है, आप उससे क्यों लड़ रहे हैं? आपने गलत काम किया कि आपने उसको मोटरसाइकिल दी, आपने एहतियात नहीं की, आपने फायर सेफ्टी को ऑब्जर्व नहीं किया, आपने बाहर हाइड्रेंट नहीं लगाए। अब उसका इमोशनल अब जो गुस्सा है वो आप इमरजेंसी वर्कर के साथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज नहीं होगी। बहुत सारे लोग घरों में हीटर लगाते हैं। हाँ, मैं खास तौर पे आज आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की कि वो भी एहतियात करें। देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एक बार अगर बीमार हो गए, आप जल गए, या आपने वहां पे गैस लीकेजेस शुरू हो जाती हैं, कोई स्विच लगाता है, उसकी वजह से हर साल बात होती है। इसी तरह रात को लोग हीटर चलता हुआ छोड़ देते हैं, जो आपकी ऑक्सीजन है जो आपको भी मिलनी है, वैसे भी आजकल तो कोरोना में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत आपको रहती है, तो वो जो ऑक्सीजन आपने डिप्लीट कर ली और हीटर ने ले ली और आप सुबह तक उठते हैं तो लोग उठते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए ये खुसूसी तौर पे एहतियात करें।
आपके इमरजेंसी वर्कर्स जो है अस्पतालों में है, वो आपके लिए दिन रात अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल के काम कर रहे हैं। जो रेस्क्यू वर्कर्स पहुंचते हैं वो अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल कर आपकी ज़िंदगियां बचा रहे हैं। तो उनको रिस्पेक्ट दें और उसके साथ साथ पूरी एहतियाती तदाबीर फॉलो करें, ताकि आपने हर वक्त जो आपका सबसे बड़ी एहतियात मेरे ख्याल से इस वक्त ये मास्क है, मास्क पहनना है। जब भी आपने लोगों में जाना है, स्मॉग से भी बच सकते हैं और कोरोना से भी बच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर करें, क्योंकि हमें ज्यादा खुशी तब होगी जब कल सुबह हमें पता चले कोई इमरजेंसी नहीं हुई, कोई बंदा कोरोना से मुतासर नहीं हुआ। लेकिन जब हम एहतियात नहीं करेंगे, लोगों में हजूम में घूमे फिरेंगे, तो फिर जब कोरोना ये बीमारी फैलती है, हादसा होता है, तो हमें भी दुख होता है, फैमिलीज भी अपसेट होती हैं उसकी वजह से। लोगों में अब सोचिए वो वाहिद कमाने वाला है, अब ये जो बंदा इससे मुतासर होता है, वो या किसी ट्रैफिक हादसे में 68% जो है वो 15,000 से कम कमा रहे हैं, और 90% से ऊपर लोग हैं वो 30,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। सो उनके साथ क्या गुजरता है आप इससे अंदाजा कर सकती हैं। सो आइए हम सब लोग मिलकर एक महफूज माशरा बनाएं, जहाँ पे हम एक दूसरे को इज्जत और रिस्पेक्ट दें। इमरजेंसी के अंदर लोगों की हम जो है वो बर वक्त, ताकि इमरजेंसी वर्कर्स मदद कर सकें। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आए और आप फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हासिल करें। हर रेस्क्यू स्टेशन अब हर टाउन लेवल के ऊपर मौजूद है, वहां पे जाएं, क्योंकि कल को हो सकता है उसी इमरजेंसी में आप करीब हैं, जो आप फौरन मदद कर सकते हैं। वो शायद इमरजेंसी वर्कर को भी चंद मिनटों में पहुंच तो जाएगा, लेकिन जिंदगी बचाने में आपका बड़ा दावत दी जा रही है कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने मैसेज दिया है कि जबरदस्त मुआशरा बनाना है, उसमें सभी लोगों को आगे बढ़ना है और अपना किरदार अदा करना है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और हम अपने प्रोग्राम में आपको कुछ ना कुछ स्पेशल बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। और आज जो हम स्पेशल आपको बताने वाले हैं वो ये है कि एवेन्यू मॉल आपके लिए स्पेशल क्या लेकर आया है। जी, तो जैसे आपको पहले भी हमने एवेन्यू मॉल के हवाले से बहुत ही स्पेशल चीज आपके साथ डिस्कस की थी, तो इस दफा आपको ये बताते चलते हैं कि एवेन्यू मॉल जो कि हमेशा से कोई ना कोई अट्रैक्शन लेकर आता रहता है, वो इस वीकेंड स्पेशल क्या लेकर आया है। एवेन्यू मॉल के मल्टी ब्रांड स्टोर में ब्लेस्ड फ्राइडे सेल लगने जा रही है, जिसमें 25 से ज्यादा फैशन ब्रांड्स पर आपको 50% डिस्काउंट मिल सकता है, जो कि इस वीकेंड पे है। और साथ ही साथ एवेन्यू मॉल में इस वीकेंड लाइमलाइट की ओपनिंग भी है, और लाइमलाइट भी अपने एवेन्यू मॉल के स्टोर पर 50% डिस्काउंट जो है वो देने वाला है। और इसके साथ साथ इस वीकेंड की डेट आप नोट कर सकते हैं, 27 से 29 नवंबर तक एवेन्यू मॉल पी ब्लॉक DHA आप जरूर विजिट करें, जहां इसके अलावा और भी बहुत सी ऑफर्स और डिस्काउंट कर रही हैं आपका इंतजार। तो इस वीकेंड आपने सबसे पहले प्लान ये करना है कि आपने टाइम निकाल कर जाना है एवेन्यू मॉल, जहां पर बहुत जबरदस्त डिस्काउंट्स आपका इंतजार कर रही हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम के थ्रू ऐसी कुछ ना कुछ स्पेशल जो डिस्काउंट्स ऑफर हैं वो आप तक पहुंचाते रहें, और एवेन्यू मॉल हमेशा से स्पेशल डिस्काउंट अपने सारिफीन के लिए लेकर आता है। पी ब्लॉक DHA आप जरूर जाइए और विजिट कीजिए, और डिस्काउंट से आप भरपूर फायदा भी उठा सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपके लिए हमने डिफरेंट चीजें रखी हैं जो कि आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अभी प्रोग्राम में हम शामिल कर लेते हैं अपने सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स में सबसे पहले हम क्या शामिल करेंगे, आपको स्पेशल असाइनमेंट आज के दिखाएंगे। जी, तो नाजरीन, सोना लाहौर मुहिम के तहत लाहौर में बहुत जबरदस्त चीजें जो हैं वो की जा रही हैं। एक चीज जो कि तवज्जो का मरकज बनी है वो है लिबर्टी राउंड अबाउट। वहां पर क्या है सोना, आपको दिखाते हैं। स्पेशल असाइनमेंट में आपने देखा कि लिबर्टी राउंड अबाउट के मनाजर इस वक्त क्या हैं, जो कि शहरियों की तवज्जो का मरकज बना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर तस्वीर भी बना रहे हैं, और ये स्पेशल जो सजावट की गई है इसको अपने मोबाइल के कैमरों में अक्सबंद भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। आगाह कीजिए, अपनी सजेशन दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल जिंदगी रही तो सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।